यस सर। चलिए बेटा, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था कि किस तरह से कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से, पहले मैंने सब्सटेंस बताया आपको, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं कि जिन सब्सटेंस के थ्रू हम, जैसे ड्यूकेट्स होता है या पेप्टाइड होता है, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, ये सारे सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद मेथड बताए गए थे। तो जनरली दो मेथड होते हैं डोपिंग के, दो मेथड बताए गए हैं। पहला बताया गया है ब्लड डोपिंग और दूसरा जैन डोपिंग। पहला बताया गया है ब्लड डोपिंग और दूसरा जैन डोपिंग। तो ब्लड डोपिंग के अंदर क्या होता है बेटा, ब्लड डोपिंग दो तरह की होती है, ऑटोलोगस और होमोलोगस। दो टाइप की ब्लड डोपिंग करते हैं हम लोग, या होती है स्पोर्ट्स के अंदर। ऑटोलोगस वो होती है जब एथलीट के बॉडी के अंदर से कुछ ब्लड निकाल दिया जाता है, 1 यूनिट ब्लड निकाल दिया जाता है और उसको फ्रिज में रख दिया जाता है जमने के लिए। और जब कंपटीशन होता है उससे कुछ देर पहले या कुछ टाइम पहले उस ब्लड को वापस एथलीट की बॉडी में चढ़ा दिया जाता है। देखिए कितनी खतरनाक तरीके से डोपिंग होती है। ठीक है, हम खाली देखते हैं कि ये नशे की दवाई ले ली, गोली खा ली, नार्कोटिक्स, ये नहीं। ब्लड डोपिंग जो इसका एक मेथड है कितना हार्मफुल है। देखिए, पहले ब्लड में से, बॉडी में से ब्लड लिया एथलीट का और उसको ठंडा कर दिया और फिर कंपटीशन से कुछ देर पहले उसको बॉडी में चढ़ा दिया उसी ब्लड को। पहला तरीका होता है, इसको कहते हैं ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। दूसरा होता है होमोलोगस ब्लड डोपिंग। होमोलोगस ब्लड डोपिंग के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन से उसके ब्लड को निकाल के दूसरे पर्सन में चढ़ा दिया जाता है। एक एथलीट से लेके दूसरे एथलीट को दे दिया जाता है या किसी पर्सन से दे दिया जाता है उसको। अब आगे मैं आपको बताऊं, जब इसके मेथड के बारे में मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं ये चीज कि ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि बेटा जब नया ब्लड बॉडी के अंदर आता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, टिश्यूज बहुत तेजी से काम करते हैं, मसल्स बहुत तेजी से काम करती है उस समय, क्योंकि ब्लड, नया ब्लड बनता है उस समय, नया ब्लड आता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ब्लड डोपिंग करी जाती है। ब्लड डोपिंग क्यों करी जाती है कि हमारी जो, हमारे अंदर ऑक्सीजन जो फ्यूल चाहिए होता है वो बहुत तेजी से बनता है उस समय, क्योंकि नया ब्लड जब चलता है। आप देखते हैं नई एज में, यंग एज में ज्यादा काम होते हैं, आदमी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर लेता है क्योंकि उसका ब्लड बनता है। इसी तरह बिल्कुल प्योर ब्लड, चाहे वो फ्रिज में रखा हो या दूसरे पर्सन से लेके उसको चढ़ा दिया जाता है, तो वो क्या करता है, वो एफिशिएंसी बढ़ा देता है, उसका एनर्जी लेवल बढ़ा देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा होता है जेन डोपिंग। जेन डोपिंग क्या होता है, जेन डोपिंग होता है बेटा जो हमारी कोशिकाएं, मसल्स वगैरह होती हैं, इनको जबरदस्ती फोर्सफुली एक्टिवेट कर दिया, इनको जबरदस्ती एक्टिवेट कर दिया जाता है, इनको इतना स्टिमुलाइट कर दिया जाता है, इनको फोर्सफुली इतना पावर लगा दी जाती है कि ये बहुत तेजी से टॉन पोजीशन में पहुंच जाती हैं और तेजी से वर्क करती है। ठीक है, बहुत तेजी से वर्क करती है, इसलिए इनको बढ़ा दिया जाता है। अब आते हैं हम प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट्स, कि कौन कौन से, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है प्रतिबंधित, जिनको बैन कर दिया जाता है। तो आप एक बात देख लीजिए, प्रोहिबिटेड क्या होता है। वाडा एक एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसने ये नियम बनाए हैं कि किसी तरह का कोई नशा, किसी तरह का कोई ऐसा पदार्थ नहीं मिलेगा। अब जैसे ब्लड डोपिंग है वो तो उसमें नहीं आती है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, वो तो ब्लड अपना लेके अपने चढ़ा रहा है। पर नहीं बेटा, डोपिंग उसमें ये भी कहा गया है, वाडा ने ये भी कहा है कि वो या तो कोई पदार्थ ले रहा हो ऐसा नशीला या किसी भी तरह का, उसके साथ साथ जो खेल भावना है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स है, उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। गलत तरीके से अगर उसको यूटिलाइज किया जाता है किसी भी चीज को, उसके नियमों का उल्लंघन करना भी एक डोपिंग ही है। जो वाडा के रूल रेगुलेशंस हैं, जो ओलंपिक के रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनका, उनको पालन ना करना भी एक तरह की डोपिंग मानी जाती है। जैसे प्लेयर बोल सकते हैं कि भाई हमने कौन सी डोपिंग करी, ब्लड डोपिंग हमने कर दी, तो हमने कौन सा नशा किया, हमने अपना ही तो ब्लड निकाला और अपना ब्लड निकाल के अपने ब्लड को तो जमाया, हमने कोई ऐसी गलत चीज नहीं करी। वो कहता नहीं, ये क्या है, ये रूल एंड रेगुलेशंस के बाहर है बिल्कुल।
ये रिसोर्स जो हैं ये बिल्कुल बाहर हैं भाई। डोपिंग का मैंने ये मतलब बताया कि जो सब्सटेंस हैं, जो तत्व हैं, उनको तो यूज ही नहीं करना है। साथ के साथ जो उसके नियम बनाए गए हैं उनको भी अगर फॉलो नहीं करता एथलीट तो भी अंडर डोपिंग आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि सब्सटेंस एंड मेथड। सब्सटेंस एंड मेथड दो अलग अलग चीजें हैं। एक सब्सटेंस है जो आपके पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, और मेथड तरीके होते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड एट ऑल टाइम्स इन और आउट ऑफ कंपटीशन। खेल से पहले या खेल के बाद में, खेल से पहले और खेल के बाद में इन चीजों को प्रतिबंधित माना गया है, इस विधि को प्रतिबंधित माना गया है। सब्सटेंस का मतलब होता है तत्व, जो भी चीजें होती हैं, जैसे एनाबॉलिक है, बीटा है, पेप्टाइड है, ये सब तत्व। और दूसरा है मेथड, विधियां, तरीके, जैसे ब्लड डोपिंग है, इसको भी मना किया गया है। ठीक है, तो अब कौन कौन से तत्व होते हैं जिनको मना किया गया है? पहला मना किया एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड मैंने आपको पहले बताया था, केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है, बॉडी को बहुत ज्यादा मस्कुलर पावर प्रदान कर देता है। पेप्टाइड हार्मोन्स, हार्मोन्स के अंदर चेंजेस ला देता है, हार्मोन्स के अंदर चेंजेस ला देता है, तो ये तत्व मना है। बीटा टू एग्नोस्ट, बीटा टू एग्नोस्ट के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था? ये इनहेलर होते हैं जो अस्थमा पेशेंट लेते हैं, इन चीजों की भी मनाही होती है बेटा। ड्यूक्रेट्स, ड्यूक्रेट्स क्या होता है? ड्यूक्रेट्स को क्या माना गया है? ड्यूक्रेट्स को माना गया है कि ये पार्ट नहीं है, किसके? डोपिंग के पार्ट नहीं है। बट क्या होता है ये भी एक तरह का नियम होता है, ये एक तरह से रूल एंड रेगुलेशन के की अवहेलना, मतलब फॉलो नहीं करना रूल एंड रेगुलेशंस को। ड्यूक्रेट, ड्यूक्रेट होता क्या है? ड्यूक्रेट ऐसी दवाई होती हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनसे हम अपना वेट कम करते हैं। क्या करते हैं? वेट कम करते हैं। उनको वेट कम करने में हमें हेल्प मिलती है, तो ये ऐसी दवाई है, तो इसको भी नियम के अधीन माना गया है, तो इसलिए इसको भी प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। ये भी एक तरह से नियम का उल्लंघन है। ड्यूक्रेट्स क्या होता है? कोई दवाई खा ली और उसमें किस काम में आता है ये? जैसे जूडो कराटे है और ताइक्वांडो है, रेसलिंग है, कबड्डी है, ऐसे खेल जहां पे वेट को कम कर दिया जाता है, ये ड्यूक्रेट्स क्या करते हैं? इमीडिएटली हमारे वेट को लेफ्ट करना चालू करते हैं, वेट को कम करना चालू कर देते हैं बेटा। और हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक्स मोल्डर्स, हार्मोन्स और मेटाबॉलिक्स, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनिक से रिलेटेड जो होती है चीजें, जो तत्व हमारे हार्मोन्स पे इफेक्ट करते हैं वो। और मेटाबॉलिक क्या होती है? मेटाबॉलिक मैंने आपको सैटरडे को बताया था, सॉरी जो लास्ट क्लास में ही बताया, आज फिर बता रहा हूं। मेटाबॉलिक्स एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, जिसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उपाचाय क्रिया कहा जाता है उसको। पर व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मेटाबॉलिक? तो लिसन केयरफुली बेटा, जब हम कोई भी फूड लेते हैं, कोई भी खाना लेते हैं, ठीक है, उस खाने को हम क्या करते हैं? सबसे पहले वो खाना हमारी कैलोरीज में कन्वर्ट होता है, कैलोरीज में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होके वो कैलोरीज कहाँ कन्वर्ट हुई? फिर वो एनर्जी में, जो बॉडी को मिलती है एनर्जी, उसके अंदर वो कन्वर्ट होती है। पहले खाना कैलोरीज में, कैलोरी से गया आपका एनर्जी में। तो जो जितना भी प्रोसेसिंग चलता है खाना खाने से लेके एनर्जी बनने तक, जितना भी प्रोसेसिंग बनता है, ये कहलाता है आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो देखो कहते हैं ना कि आप जो हॉर्लिक्स वगैरह के ऐड देखते हैं कि मेटाबॉलिक्स पावर को बढ़ाता है, यानी हमारे खान पान की जो व्यवस्था होती है उसको बढ़ाता है, हमारी डाइट को इंक्रीज करता है, हमारे अंदर जो एनर्जी लेवल होता है उसको बढ़ाता है, इसीलिए इसको मेटाबॉलिक सिस्टम कहा गया है। पूरे सिस्टम को, कैलोरी तक बनना, कैलोरी का बर्न होके एनर्जी में कन्वर्ट होना, सारा मेटाबॉलिक सिस्टम कहलाता है। तो हम उसमें क्या खाते हैं पीते हैं? कुछ ऐसे चीज खा लेते हैं, हार्मोन्स के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो जल्दी से हमें डाइजेस्ट हो जाए, या जल्दी से हमें ग्रो कर दे, वो भी मेटाबॉलिक सिस्टम होता है बेटा। हम ऐसी चीज खा लें जिससे हमारा वेट बढ़ जाए या कम हो जाए, ये सब अगेंस्ट रूल एंड रेगुलेशन। वाडा की जो जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके अगेंस्ट है ये। अगेंस्ट का मतलब जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो ना करना भी एक तरह की डोपिंग मानी गई है। तो ये हार्मोन्स वाला सिस्टम हो गया। इसके बाद दो तरह के मेथड, तीन तरह के मेथड बताए गए हैं। अभी ब्लड डोपिंग बताई थी मेथड, जो जो कंपटीशन के दौरान, बेटा ये चीजें घूम के क्यों आ रही है आप ध्यान से सुनना, कि पहले सब्सटेंस बताए, उसके बाद उन्होंने बताया फिजिकल मेथड बताए।
अब ये क्या बताता है, अब ये सब्सटेंस बता रहा है और मेथड बता रहा है कि कौन कौन से बैन होते हैं, प्रोहिबिटेड होते हैं, प्रोहिबिटेड होते हैं कब, कंपटीशन से पहले या कंपटीशन के बाद में, या कंपटीशन में जब कंपटीशन चलता रहता है, ऐसी चीजें जो बैन होती हैं। तो ये मेथड है। दूसरा है मेथड, तो ब्लड डोपिंग मेथड होती है, बैन है, बिल्कुल यूज नहीं करेंगे ब्लड डोपिंग, ना ऑटोलोगस ना होमोलोगस, ठीक है। उसके बाद जैन डोपिंग, जैन डोपिंग मैंने क्या बताई थी, जहां आपकी कोशिकाओं को कन्वर्ट कर दिया जाता है तेजी से काम करने के लिए, वो आपकी जैन डोपिंग होती है, ठीक है, जहां आपके जेनेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम चेंजेस कर देते हैं। उसके बाद है केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन। केमिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन क्या होता है, केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन का मतलब होता है बेटा कि जब वाडा, ये भी एक मेथड है, ध्यान से सुन लेना, जब आप किसी भी टूर्नामेंट को खेलने जाते हो, किसी भी टूर्नामेंट को खेलते हो, तो क्या करता है वाडा, जब आप अपनी कंट्री में हो तो नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो हमारे देश की कंट्रीज के अंदर बनी हुई है, नाडा, आपका टेस्ट कराती है, आपके टेस्ट कराती है। वो टेस्ट कैसा होता है, या तो यूरिन टेस्ट होगा, या ब्लड टेस्ट होगा, या कोई सी और तरह का सैंपल आपकी बॉडी से लेगी। जब आप उसके लिए भी मना कर देते हो और प्रॉपर तरीके से अपना टेस्ट नहीं करवाते हो, ये भी एक डोपिंग का मेथड ही माना जाएगा। इफ यू आर रनिंग फ्रॉम द टेस्ट, अगर आप टेस्ट से भाग रहे हो तो वो भी एक डोपिंग के आधार में मानी जाएगी कि आप कहीं ना कहीं डोपिंग कर रहे हो, नशा कर रहे हो, तभी तो वो डोपिंग से भाग रहा है। अपने तत्वों को छिपा देना, ठीक है, अपने जो जांच हुई है उस तथ्यों को छुपा देना या गलत इंफॉर्मेशन देना, पहली बात ध्यान से सुनना, ये फिजिकल और केमिकल्स में आता है बेटा, उन तथ्यों को छिपा देना या सही से इंफॉर्मेशन ना देना एजेंसीज को, ये भी एक टाइप की डोपिंग मानी गई है, एक मेथड माना गया है डोपिंग का, ठीक है। तो दिस वाज द मेथड और सब्सटेंस। अब आते हैं बेटा सब्सटेंस प्रोवाइडेड इन कंपटीशंस। ये होता था इन और आउट, खेल से पहले और खेल के बाद में, और जब खेल चलते रहते हैं कंपटीशंस के दौरान, जो जो सब्सटेंस होते हैं जिनको नहीं लेना होता है, जिन सब्सटेंस को बिल्कुल प्रोवाइडेड होता है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टिमुलेटेड, जब खेल चलते रहते हैं तो कौन कौन से तत्व नहीं लेने चाहिए, सबसे पहला स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेंट क्या होता है, स्टिमुलेंट्स होता है बेटा उत्तेजक, ऐसी कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए जो हमारी बॉडी को, हमारे नर्वस को, सॉरी हमारे न्यूरो को या हमारे नर्वस सिस्टम को एकदम हाइपर कर दे, एकदम हाइपर कर दे, बहुत तेज से उबाल दे शरीर को, ऐसा कोई भी सब्सटेंस नहीं लेना चाहिए। स्टिमुलेंट्स ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को, हमारे दिमाग को, या एकदम हमारी नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम समझ रहे हो, जो हमारी नर्व्स होती है, पल्स का सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, इनको एकदम से हाइपर कर दे, ठीक है, तो वो होते हैं स्टिमुलेंट्स। दूसरा होता है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का मतलब होता है नशीली दवाइयां, जैसे सर फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल बता दीजिए। फर्स्ट वाले का एग्जांपल बेटा, इसके बहुत सारी वो होती हैं, दवाइयां होती हैं स्टिमुलेंट्स की, जैसे बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, कोई भी दवाई, आप ऐसी दवाई खा लें जो आपकी बॉडी में उत्तेजना पैदा कर देता है, आप कुछ नहीं मानेंगे तो आप एक पेन किलर खा लीजिए, ठीक है, पेन किलर खा लीजिए। पेन किलर क्या होता है कि अभी इमीडिएटली बंद है, आपको पेन हो रहा है और आपने खा ली, तो तुरंत वो क्या करेगा, वो उत्तेजित कर देगा। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी में एकदम से हीट पैदा कर देती हैं। ऐसे ड्रिंक वगैरह आते हैं, जो रेड बुल, आपने देखा है रेड बुल कभी, रेड बुल का नाम सुना है बेटा? यस सर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप उसको एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं, एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं, हालांकि उसको जैसे पिएंगे तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी को हाइपर कर देता है, एकदम ऐसा लगता है ना बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, तो ये स्टिमुलेंट्स के एग्जाम्पल है। दूसरा है नार्कोटिक्स, नशीली दवाइयां, किसी भी तरह की कोई भी नशीली दवाई नहीं लेनी है। कैनाबोलिड्स, कैनाबोलिड्स क्या होता है, कैनाबोलिड्स मैंने बताया था बेटा, कैनाबोलिड्स एक ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी नशीली चीजें होती हैं जिसमें हैशिश आता है। हैशिश का आपने नाम सुना, आजकल न्यूज पे देखा होगा, हशीश एक तरह का गांजा होता है, अभी ये सोशल मीडिया पे बहुत छाया हुआ था, हशीश होता है, मर्जीनास होता है, ये एक तरह के गांजे नशीली चीजें होती हैं। इससे क्या होता है कि हम साइकोलॉजिकल तौर पे, साइको तौर पे हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, हमें ऐसा लगता है कि दुनियादारी कुछ है ही नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हैरिस होती है,
मर्जुनाज होता है, इस तरह की ड्रग्स होती हैं कुछ, ठीक है, जैसे गांजा, चरस, अफीम, ये चीज होती है। तो ये क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल तौर पे, दिमागी तौर पे हमको दुनिया से विमुक्त कर देते हैं कुछ देर के लिए, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई टेंशन ही नहीं है, फिर हमें बड़ा सुकून मिलता है। बट क्या करते हैं, धीरे धीरे वी विल हैबिचुअल फॉर दिस थिंग्स, हम इन चीजों के आदी हो जाते हैं, नशे में आदी हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। और ग्लूको यस सर। ग्लूकोकोडेट्स, ग्लूकोकोडेट्स एक होती है दवाइयां, ठीक है, जो क्या होती हैं, पेन रिलीफर होती हैं। जैसे मैंने बताया ना अभी, किसी भी बॉडी में पेन होता है, अगर आपको चोट लगी है, सपोज दैट, ग्लूकोकोडेट्स का एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको चोट लगी है ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स, यू फेल डाउन इन इंजरीज में गिर जाते हैं आप, इंजरी हो जाती है आपको, तो उस समय जो वाडा की तरफ से मंजूर चीजें हैं, ऑथराइज हैं, उन्हीं को आप यूज करोगे। ऐसी कोई पेन किलर नहीं खाओगे जो प्रोहिबिटेड है, जो वाडा ने बंद कर रखी है, क्योंकि उनमें नशा होता है, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो पेन को आपको भुला देंगे बिल्कुल। पर जो चीज वाडा ने अप्रूव कर रखी है, ऐसा नहीं है कि कुछ अप्रूव नहीं कर रखा, उसने बहुत सारी चीजें ऐसी अप्रूव कर रखी हैं जो वैलिड होती हैं, ठीक है। तो ये चीजों को यूज करना होता है। ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स बता दीजिए। बेटा इसका तो नाम तुमने इतना अच्छा ले दिया, मेरे से भी नहीं लिया जाता, क्या कहते हैं इसे, ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड। ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स। बेटा ये एक्चुअल में पेन रिलीफ दवाई होती है, ठीक है। हमें चोट लगी, हमें इंजरी हुई बेटा, अब हम आते हैं सब्सटेंस प्रोवाइडेड इन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स। कुछ ऐसे गेम्स जिनके लिए कुछ पर्टिकुलर चीजें बिल्कुल बैन है, जैसे जूडो और कराटे की बात करें, हम जूडो की बात करते हैं, ठीक है, और आर्चरी और कराटे, आर्चरी, इनके लिए अल्कोहल बिल्कुल बैन है। मतलब जो इनमें अल्कोहल का यूज करेगा, जो वाइन यूज करता है, उनको दूर कर दिया जाता है, उनको इन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है, इनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, ठीक है। अल्कोहल, शराब, मदिरा जो होती है। दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या होता है, अभी नया वर्ड है, आप ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स होते हैं बेटा जी कि एक बेटा बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, उन चीजों को लेने को, उन सब्सटेंस को लेने को, उन दवाइयों को लेने से क्या होता है, जो हमारी हार्ट बीट होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो जैसे कुछ गेम होते हैं जो बिल्कुल कंसंट्रेशन वाले होते हैं, जैसे शूटिंग हो गया, आर्चरी हो गया, जिसमें एम टारगेट करना होता है, जैसे गोल्फ हो गया, गोल्फ में डालते हैं, इस तरह के कुछ गेम्स होते हैं। तो उसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, हमारी हार्ट बीट को बिल्कुल कम कर देता है। उसको लेने से क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बिल्कुल कम हो जाती है। और देखो जब हाथ मैं इस तरह से लगा रहा हूं और मेरी हार्ट बीट हो रही है, तो ये मेरा हाथ ऊपर नीचे जाता है बेटा, ठीक है, हाथ ऊपर नीचे जाएगा, जब हार्ट बीट होगी तो हाथ मूव करता है। पर अगर हार्ट बीट बिल्कुल ही कम हो जाए तो मेरा कंसंट्रेशन पावर ज्यादा बन जाती है, ऐसा वो सोचते हैं जो एडिक्शन करते हैं बीटा ब्लॉकर्स का। दीज आर द बीटा ब्लॉकर्स, जो हार्ट बीट को बिल्कुल कम कर देती है, ये बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अब आते हैं हम साइड इफेक्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस। साइड इफेक्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस पे आते हैं कि ऐसी कौन कौन से साइड इफेक्ट पड़ते हैं और किस किस चीज पे पड़ता है, किस किस चीज पे पड़ता है। तो उसको बताया गया साइड इफेक्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस कि प्रतिबंधित चीजों का क्या क्या असर पड़ता है, किस तरह से असर पड़ता है, ठीक है। तो पहला है कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट का मतलब है कि देखिए जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं या पदार्थ है या उसकी मेथड है, अगर हम उसको यूज करते हैं तो उसका क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ता है। तो पहला इफेक्ट बताया कार्डियोवैस्कुलर पे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है जो हमारा हार्ट का सिस्टम होता है, जिस तरह से फंक्शन करता है पूरा, ठीक है, पूरा किस तरह से फंक्शन करता है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहलाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या करते हैं
कि अगर हम प्रतिबंधित दवाइयों को लेते हैं तो हमारे हार्ट फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, हमारे हार्ट से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है, हमें हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट अटैक जैसे। अगर हम इन चीजों को लेते हैं तो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे सामने। दूसरा है एंडोक्रिनल्स इफेक्ट। एंडोक्रिनल्स इफेक्ट क्या होता है? एंडोक्रिनल्स होती है हमारी अंतर्स्रावी ग्रंथियां, जो हमारे अंदर हार्मोन्स के अंदर होती है, जो हमारे हार्मोन्स के अंदर ग्रंथियां होती है, एंड्रोक्राइल्स ग्लैंड्स कहा जाता है उन्हें, ठीक है, एंड्रोक्रिनल्स ग्लैंड्स जिसे कहा जाता है, उस पर इफेक्ट पड़ना, हमारी जो ग्रंथियां होती है अंदर की हार्मोन्स वाले, उसके अंदर क्या होता है कि जो गर्ल्स होती है उसके क्या होता है, उसके कुछ फेसेस के ऊपर बाल वगैरह आने चालू हो जाते हैं, ठीक है, जब हार्मोन्स चेंज होते हैं। जनरली हमारे क्या होता है, हमारे हार्मोन्स ही तो होते हैं जो बॉयज और गर्ल्स को डिफरेंट डिफरेंट एक वॉइस देते हैं, या फेस में जैसे बॉयज के शेविंग आना, गर्ल्स के बालों का लंबा होना, मैंने 9th चैप्टर में बताया था। तो ये क्या होता है, ये सब हार्मोन्स के कारण होते हैं, ठीक है। फिर कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ठीक है, गर्ल्स के साथ, बॉयज के साथ, सबके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी एंडोक्रिनल्स इफेक्ट कहलाता है। थर्ड इफेक्ट है बेटा, थर्ड इफेक्ट कहलाता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। हमारे दिमागी तौर पे हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, न्यूरो सिस्टम ब्लॉक होना चालू हो जाता है, न्यूरो सिस्टम ब्लॉक होना चालू हो जाता है, इस तरह के अगर हम चीजों को यूज करते हैं। अब इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चीजें आने वाली हैं, उसका क्या क्या इफेक्ट होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे पर्टिकुलर अभी सब्सटेंस थे, हर सब्सटेंस का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैं अब आपको आगे बताता हूं, ठीक है। जैसे है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स को मैंने क्या बताया, कोई भी ऐसे उत्तेजक पदार्थ जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हाइपर कर देते हैं, चाहे नर्वस सिस्टम को हाइपर कर देते हैं या न्यूरो सिस्टम को हाइपर कर देते हैं, हमारी बॉडी में एक उत्तेजना ला देते हैं ऐसे। तो ये क्या करते हैं, धीरे 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 इनकी तरफ से, इन ऐसे पदार्थों को लेने से हो सकता है हमारे फेफड़े, लीवर वगैरह खराब हो जाएं, ठीक है, या हमारी मसल्स जल्दी से टूटने लग जाएं, बहुत जल्दी बेकार हो जाएं। क्योंकि देखो, किसी चीज को ज्यादा लंबा तरीके से खींचा जाएगा, एक रबड़ का बैंड होता है सिंपल सा, आप उसको भी लीजिए, अगर आप उसको एक लिमिट तक खींचते तो बड़ा हो जाता है, पर अनलिमिटेड खींचोगे तो इट विल बी ब्रेक, वो टूट जाएगा। इसी तरह हमारे मसल्स हैं, हम ज्यादा खींचेंगे तो ये ओवर रिएक्ट होने के कारण टूट जाएंगे, ठीक है बेटा। स्टिमुलेंट। इसके बाद बेटा जी स्टिमुलेंट्स हो गया नारकोटिक्स। नारकोटिक्स मैंने बताया नशीली दवाइयां, किसी भी तरह की कोई भी नशीली दवाइयां, ये क्या करती हैं, ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल तौर पे हमें वीक कर देती हैं, कमजोर बना देती हैं। जब नशीली दवाइयां लेते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे 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 क्या करती है, इसका साइड इफेक्ट चालू होने लगता है हमारे शरीर के ऊपर, चाहे हमारे लंग्स हो, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हो, या आउटसाइड जैसे हाथ वगैरह हैं, ये सब काम करना बंद कर देते हैं, इनके अंदर मूवमेंट होना बंद हो जाता है। बहुत ज्यादा नशीली दवाइयां खाने से हमारा दिमाग, जो न्यूरो सिस्टम है, वो भी खत्म हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसका साइड इफेक्ट होता है। पेप्टाइड हार्मोन्स, जो हमारी नसों के, जो हमारे हार्मोन्स के लिए नुकसानदायक चीजें हैं, अगर हम ऐसी चीजें लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं नेगेटिव। उस समय थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है जब हम खेलते हैं, पर बाद में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बीटा एग्नोनिस्ट। बीटा एग्नोनिस्ट से क्या होता है, हेडेक होने लगता है, ठीक है, या दिल के जैसी बीमारियों पे असर पड़ता है। एक एक और परेशानी होती है जिससे पेप्टाइड हार्मोन्स है। पेप्टाइड हार्मोन्स लेने से बेटा एक चीज होती है कि डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी आ जाना, ड्यूक्रेट से भी ये होता है, ठीक है। ड्यूक्रेट्स के बारे में बता रहा था, जब हम ड्यूक्रेट्स लेते हैं तो वो तेजी से हमारी बॉडी का पानी कम करता है। मैंने यही बताया था कि बॉडी से पानी कम करता है, मतलब तेजी से पानी को रैपिडली, वो बहुत तेजी से पानी को कम करने लगता है, हमारी बॉडी में पानी की कमी ला देता है, जिसके अंदर से हमारा बॉडी का वेट लूज हो जाता है। बॉडी का वेट लूज हो गया, हम अपनी कैटेगरी में आ गए। सपोज हमारा वेट है 57 kg और हमें 55 में खेलना है, तब हम क्या करते हैं, ड्यूक्रेट जैसी दवाइयों को यूज करते हैं, पर उसका जब तक इफेक्ट ये होता है कि हम अपने वेट में आ गए, अपने वेट में आके खेल लिया, पर उसके बाद क्या होगा, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, सूखापन जैसी बीमारी आ जाएगी, फेफड़े भी सूख जाएंगे, इस तरह की परेशानी आने लगेगी। ग्लूकोट्राइट्स में क्या होता है, थकान आ जाती है। ग्लूकोट्राइट्स में क्या होता है, ये भी एक तरह की
पेन किलर्स वगैरह होती हैं, इनको जब लेते हैं तब तो पेन का पता नहीं चलता है, पर बाद में क्या होता है कि ये बाद में हमें थकान, अनिद्रा, बहुत ज्यादा नींद नहीं आना, इस तरह की परेशानी हमें महसूस होने लगती है बेटा जी। इस तरह की परेशानी हमें महसूस होने लगती है। और लास्ट है कैनाबोडिक्स। कैनाबोडिक्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि कैनाबोडिक्स क्या है? ये हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पर असर डालता है, हमारे मानसिकता पे असर डालता है। तो ये क्या कहता है कि हमारा जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है और कंसंट्रेशन पावर होती है, खराब होने लगती है। हम दिमागी तौर पे जब कमजोर पड़ जाएंगे तो सीधी सी बात है, हम कहीं भी अपना कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएंगे। और ये हमारे जो कैपेसिटीज होती है, लंग्स की कैपेसिटीज, उसको रिड्यूस करने का काम करता है, उसको कमजोर बना देता है। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा ये बुक के अंदर एक चार्ट दिया है, इस तरह का चार्ट आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे। यहाँ पे दिए हैं नेम ऑफ ड्रग्स। ये ड्रग्स के नाम हैं एनाबॉलिक्स, कोरिटेक्सर, ड्यूक्सेट, स्टिमुलेंट्स, नार्कोटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स। इसके बाद इनके इफेक्ट दे रखे हैं कि इसको करने से क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। इफेक्ट भी 3 तरह का दे रखा है। इफेक्ट दे रखा है पहले, फिर माइनर कॉम्प्लिकेशंस, पहला प्रभाव क्या पड़ता है, दूसरा है माइनर कॉम्प्लिकेशंस, थोड़ी कम असर जो होता है वो माइनर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं। और मोर सर्व कॉम्प्लिकेशंस, बड़े तौर पे क्या परेशानी आती है। जैसे एंड्रोक्लाइंस की मैं बात कर रहा था, एंड्रोक्लाइन ग्लैंड की मैंने जब बात करी आपसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर इस तरह के ड्रग्स वगैरह हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है। अब देखो कोई भी लड़की है, कौन चाहेगी फेस पे उसके बाल आए शेविंग की तरह, क्योंकि हार्मोन चेंज हो जाते हैं, हमारे हार्मोन्स चेंज करने लगते हैं, क्योंकि हम फोर्सफुली किसी चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं जो हमारे लिए नहीं बनी हुई बेटा, जो चीज हमारे लिए नहीं बनी हुई। अब आप नॉर्मली क्या करते हैं, अस्थमा का पंप लेते हैं, क्या नीड है, व्हाट्स द नीड ऑफ इट ए जर्नल पर्सन? कुछ नहीं, क्योंकि बोरो या ब्लॉक नोजल्स हो जाते हैं जब अस्थमा में, तो वो क्या करता है कि बिल्कुल जाके पंपिंग में सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है या वो, तो अस्थमा पंप से क्या होता है, वो रास्ता खुलता है और ऑक्सीजन सही आती है। यही तो होता है पंप से। अब जब नॉर्मल आदमी को सांस आ रहा है, जनरली सांस आ रहा है, तो वो क्या है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, उसने क्या कहा, पंप का यूज किया। तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, नेगेटिव डालेगा बेसिकली। जब नीड नहीं है किसी चीज की, आप जर्नल लाइफ में देखिए कि आपको जिस चीज की नीड नहीं है, आप फोर्सफुली उसको लेंगे तो क्या होगा, वो साइड इफेक्ट नेगेटिव ही आएगा, साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होगा बेटा। ठीक है बेटा। तो ये कुछ चीजें थी। अब आप, कोई बात नहीं मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, डीलिंग विथ एल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज का मतलब होता है नशीली चीजें, जो नशीली चीजें हैं, ठीक है, उनसे हम कैसे निजात पाएं, उनके साथ कैसे डीलिंग करें। एडिक्शन हो गया, लग गया शरीर को। एडिक्शन क्या कहता है, वो पहले फिजिकल तौर पे मांगता है, फिर वो साइकोलॉजिकल तौर पे मांगता है। पहले आपको शारीरिक तौर पे देना होगा उसको, उसके बाद वो मानसिक तौर पे, दिमागी तौर पे आपसे मांगता रहेगा जब तक उसकी नीड पूरी नहीं हो जाती है। ठीक है। तो डीलिंग विथ अल्कोहल किस तरह से, अगर डीलिंग एडिक्ट है कोई व्यक्ति, तो उसको किस तरह से अपनी आपको दूर करना पड़ेगा। पहला है सीक हेल्प, वो सहायता मांगे, हर व्यक्ति ये सोचता है, एक एक पॉइंट करके बता रहा हूं, लिखते रहना, ध्यान से सुनते रहना। पहला है सीक हेल्प, वो सहायता मांगे, जो एडिक्ट पर्सन हो गया है उसके बारे में, कि वो कैसे दूर हो जाए इस एडिक्शन से, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो सब्सटेंस एब्यूज का मतलब होता है नशीली चीजें, तो उसके बारे में जैसे पहला है सीक हेल्प, कि वो दूसरों से सहायता मांगे कि मेरी हेल्प कीजिए। हर आदमी ये सोचता है कि मैं गलत चीजों में पड़ गया हूं, मैं इसको छोड़ दूंगा, पर ऐसा नहीं हो पाता है। तो वो जर्नली क्या करेगा, हेल्प ले, अपने से दूसरे पर्सन की हेल्प लेने के साथ साथ वो उनको एडिक्शन से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। दूसरा है डेटोफिक्शंस। डेटोफिक्शंस का मतलब होता है कि बेटा जो भी आप नशा कर रहे हैं उसको कटौती करना शुरू करें।
ये बताया गया है डिक्टोफेशंस का मतलब कि जो आप नशा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप कहें क्योंकि आपकी बॉडी और आपका माइंड हैबिचुअल हो गया उस चीज का, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में उस चीज से निजात मिल जाएगी, नहीं, उस चीज से एक दिन में निजात नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसको धीमे धीमे खत्म करना है। एक दिन कम कीजिए, उससे अगले दिन और कम, उससे अगले दिन और कम, तो इस तरह धीरे 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 हम एडिक्शन से बाहर आते हुए चले जाएंगे। ठीक है, एडिक्शन से बाहर आते हुए चले जाएंगे। बिहेवियर थेरेपी, अपने व्यवहार के लिए हमें एक थेरेपी यूज करनी चाहिए, हमें ऐसे पर्सन की हेल्प लेनी चाहिए जो हमारे व्यवहार को समझ सकता हो, हमें इस बारे में व्यवहार में हेल्प करने की कोशिश करे, क्योंकि हमने अपने व्यवहार में बना लिया कि हमें एडिक्शन लेना है तो लेना ही है, पर जब आपको एक थेरेपी मिलेगी, उससे रिलेटेड परेशानी दूर करने के लिए आपको समझ मिलेगी, तो आप उस चीज से दूर चले जाएंगे। तीसरा है मोटिवेशनल इनहेंसमेंट थेरेपी। मोटिवेशनल, ऐसी चीजें, ऐसे लोगों की संगति या ऐसे लोगों को देखकर मोटिवेट होना, या कुछ संगीत के थ्रू, या कोई ऐसी चीज जो आपको नशा से दूर करती हुई चली जाए, कुछ नशे से दूर करती हुई चली जाए। आप सबने देखा होगा कि फिल्म संजू देखी होगी, उसके अंदर वो एडिक्ट हो जाता है, तो वो कैसे वो सॉन्ग वगैरह सुनता है और अपने आप को अलग करता है ड्रग्स से, तो इसी तरह अलग करना, वो मोटिवेशनल चीजें होती हैं बेटा। इसके बाद है मेडिकल, मेडिकल साइंस की हेल्प लेना। बहुत सारी आजकल ऐसी चीजें बनाई गई हैं जो नशा छुड़ाने में हेल्प करती हैं, तो वहां पे हमें मेडिकली इनकी हेल्प लेनी चाहिए। इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड्स अबाउट योर डिसीजन टू स्टॉप यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल। इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड्स अबाउट, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि मैं ड्रग्स और अल्कोहल से दूर जाना चाहता हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, आप मेरी इसमें हेल्प कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। ये पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले भी मैं बताऊंगा अभी, तो वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। उसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर ये होता है कि आप अपने उस क्लोज फ्रेंड्स को बताइए, वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ऐसे दोस्तों को बताइए। बिल्ड अ सोबर सोशल नेटवर्क, सोसाइटी में एक नेटवर्क बनाइए। देखिए सोसाइटी में घुलिए मिलिए, जिस समय एडिक्शन का टाइम होता है उस एडिक्शन टाइम को छोड़ के आप सोसाइटी में बैठना उठना मिलना जुलना चालू करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको दूर ले जाएगी। लोगों से मिलिए, अकेलापन जो होता है लोगों को, वो एडिक्शन की तरफ ले जाता है, चाहे वो प्लेयर हो या एक जनरल पर्सन हो। जो अकेलापन है वो एडिक्शन की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो अपनी साइकोलॉजी भूल जाता है, वो अकेला पड़ा है, उसको ये रियलाइज होता है कि ना सोसाइटी को मेरी परवाह है ना किसी को, तो वो एडिक्शन की तरफ जल्दी जाता है। पर बेटा आप सोसाइटी में अपने आप को बिजी करेंगे तो इट विल बी हेल्प टू यू। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। रिमेन अवे फ्रॉम योर फ्रेंड हु स्टिल इंड्यूस इन सब्सटेंस अब्यूज। ऐसे दोस्तों से, पहला अपने दोस्तों को बताइए कि आप छोड़ना चाहते हैं, दूसरा उन दोस्तों से दूर हो जाइए, दूरी बना लीजिए जो खुद तो इन्वॉल्व हैं और आपको भी इन्वॉल्व करते हैं ड्रग्स वगैरह में, नशीली चीजों में, सब्सटेंस अब्यूज, ऐसी नशीली चीजों में जो खुद तो इन्वॉल्व होते ही है, साथ में आपको भी इन्वॉल्व करते हैं। ऐसे दोस्तों से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। टॉक टू योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स व्हेन क्रेविंग ऑकर्स। जब आपको इस चीज की ज्यादा लत लगे उस समय बात कीजिए अपने फ्रेंड से और अपने फैमिली मेंबर से। जब तलब हो बहुत ज्यादा, देखो ऐसा ये एडिक्ट बना देती है, तो उस समय तलब लगती है आदमी को पीने की, खाने की, नशा करने की, तो उस बारे में अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए कि मुझे इस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं इस समय एडिक्शन में घिर जाता हूं, तो वो आपको हेल्प करें। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक थे, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से